स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर के। हाल ही में एक आर्टिकल जो है वो न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था, जिसमें बात की गई थी किस तरीके से जो फिस्कल ट्रांसफर्स हैं केंद्र सरकार से राज्यों के लिए, उनको रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। फिस्कल ट्रांसफर्स के अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दिस इज द मनी गिवन बाय सेंटर टू वेरियस स्टेट्स फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी अलग-अलग राज्यों को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता जो है वो फिस्कल ट्रांसफर्स में आती है। कैसे इस पूरे के पूरे फिस्कल ट्रांसफर के सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है, इस दिशा में कुछ मेथड्स जो है वो सरकार अडॉप्ट कर रही है। विस्तार से जानेंगे दोस्तों। ये आर्टिकल जो है वो मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में, गवर्नेंस आदि के टॉपिक्स में हमको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इवन एस्से में भी इसका इस्तेमाल जो है, अगर इस तरीके का कोई एस्से जो है वो आता है, उसमें इसका टॉपिक का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। दोस्तों, पहली बार इतिहास में स्टडी IQ के हम लाइव बैच जो है वो लेने जा रहे हैं। यूपीएससी के लिए लाइव फाउंडेशन बैच 20 जून से शुरू हो रहा है स्टडी IQ पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको देश की एक्सपर्ट फैकल्टी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का पूरा सिलेबस जो है वो कवर कराएंगी। अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स को टेकअप करेंगे। लाइव क्लासेस आपके लिए रहेंगी। दोस्तों, 20,000 रुपए की कीमत वाला ये कोर्स जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 18,500 में, अगर आप यूज करते हैं हमारा ये कोड शुभ लाइव। दोस्तों, याद रखिएगा, सिर्फ सेलेक्टिव सीट्स हैं इस बैच के अंदर। सिर्फ 1000 एडमिशन ही जो है वो हो पाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये मौका ना गवाइए। आने वाले, चाहे आप 2023, 24 या 25 के एग्जाम को भी एम कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। दोस्तों, जब बात आती है फिस्कल ट्रांसफर्स की या वित्तीय सहायता जो केंद्र सरकार देता है राज्यों को, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनती है क्या? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। ऐसी योजनाएं जिनको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है पार्शियल अमाउंट में। दोस्तों, दरअसल दो प्रकार की स्कीम्स होती हैं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, वो दो तरीकों की योजनाओं से स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट की जाती हैं। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, ये वो योजनाएं होती हैं जिसमें 100% जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो वित्तीय आवश्यकता है, वो पूरी की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो हैं जो इंप्लीमेंट भी केंद्र सरकार डायरेक्टली करती है और उसकी एंटायर कॉस्ट भी जो है वो केंद्र सरकार बेयर करती है। वेरस दूसरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है? यहां पर रेशो में कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट भी कुछ हिस्सा देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो कुछ हिस्सा देती है। ये अलग अलग रेशो हो सकते हैं। कुछ स्कीम्स जो है वो 90:10 की रेशो में होती है, यानी कि 90% वित्तीय कोष जो है वो आएगा केंद्र सरकार से और 10% जो है वो राज्य सरकार का होगा। कई जगहों पे ये 80-20 है, कुछ योजनाओं में 50-50 हो सकती है, 70-30 हो सकती है। तो अलग अलग जगहों पर या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स के लिए रेशो जो है वो डिफर करेगा, लेकिन बेसिक क्रक्स जो है वो सेम रहेगा। क्या बेसिक क्रक्स कहता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम अगर है तो 100% फाइनेंशियल एड जो है वो सेंटर का होगा। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो एक रेशो में फंड शेयरिंग जो है वो किया जाएगा। दोस्तों, जब बात आती है फिस्कल ट्रांसफर्स की, यानी कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सेंटर स्टेट्स को दे रहा है इस फिस्कल ट्रांसफर में, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, इनके लिए दिए जाने वाला अमाउंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सके तो पूरा का पूरा फिस्कल ट्रांसफर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बदल सकता है, और यही इस आर्टिकल का क्रक्स है। दोस्तों, केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी कि वो योजनाएं जो राज्य सरकारें इंप्लीमेंट करेंगी, लेकिन उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो सेंटर से आएगा। तो केंद्र क्या करता है? वो स्टेट्स के अकाउंट में वो पैसा डाल देता है। मान लीजिए कोई स्कीम है जिसकी 70-30 की शेयरिंग है, यानी कि
70% जो है वो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। 70% सब तो सेंटर क्या करेगा? मान लीजिए ये 4 स्टेट्स है ABCD, तो सेंटर जो है वो इस स्कीम का अपने हिस्से का जो अमाउंट है वो इनके रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में डाल देगा कि अब आप इसको अपने तरीके से यूटिलाइज कीजिए। लेकिन स्टेट्स द्वारा जो यूटिलाइजेशन है वो या तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता था या उसमें बहुत सारे डिले होते थे। इस वजह से इनको सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। दोस्तों, कितनी बड़ी हो सकती हैं ये फंड्स जो सेंटर रिलीज करता है स्टेट्स के लिए? अगर हम अमाउंट की बात करें दोस्तों, 2021-22 में 3.8 लाख करोड़, 3,80,000 करोड़ रुपए जो हैं वो केंद्र ने अलग अलग राज्यों के लिए दिए थे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो अपनी हिस्सेदारी थी। टोटल फिजिकल ट्रांसफर जो सेंटर स्टेट्स को देता है उसका 20% जो है वो सीधा सीधा सिर्फ इन स्कीम्स के लिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो है वो पे किया गया था। कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो फंड होता है वो जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न है, अगर हाईवेज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है या वाटर सप्लाई से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है या किसी और अन्य डेवलपमेंटल एक्टिविटी में पैसा जो है वो आ रहा है, तो जो भी उसकी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगी वो क्या करती है? अपने हिस्से का जो अमाउंट है उसको किसको भेज देती है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI में स्टेट्स के अकाउंट जो है वो मौजूद होते हैं। तो स्टेट्स के अकाउंट जो है वो कहां पर है? केंद्रीय रिजर्व बैंक में सॉरी, रिजर्व बैंक के अंदर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अकाउंट जो है वो मौजूद होते हैं। तो कंसर्न मिनिस्ट्री हर स्टेट के अकाउंट में अपना शेयर जो है वो डाल देती है। लेकिन बहुत सारे ऑडिट्स और स्टडीज में ये चीज सामने आई कि इस पूरे के पूरे अमाउंट का, अब ये अमाउंट कहां पर है? कंसर्न मिनिस्ट्री ने डाल दिया ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में। वो अकाउंट कहां पर है? RBI में। स्टेट गवर्नमेंट्स के इस अकाउंट से ये पैसा कैसे यूज होता है, क्या इसका फ्लो है, उसको लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स जो है वो अलग अलग स्टडीज में या ऑडिट रिपोर्ट्स में सामने आते थे। सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि एक बार सेंटर ने स्टेट के अकाउंट में पैसा डाल दिया, स्टेट के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने समय में इस पैसे का यूटिलाइजेशन करना है या जिस काम के लिए पैसा आया इसको आपको इंप्लीमेंट जो है वो करना होगा। कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। केंद्र सरकार जो है वो अपने हिस्से का पैसा डाल देता था और राज्य सरकारें जो है उस पैसे को कई समय तक वो वहां पड़ा रहता था। या फिर ये होना क्या है कि स्टेट के अकाउंट से या स्टेट की ट्रेजरी से इसको जाना था इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के अकाउंट में। कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो कोई ना कोई एजेंसी जो है वो उसको कैरी आउट कर रही होगी, तो स्टेट के अकाउंट से वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के पास जाना था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि ये फंड ट्रांसफर कब होता है? लिक्विडिटी पोजीशन या प्रायोरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पे, जब सरकार को लगता है कि अब हमें पैसे की जरूरत है या सरकार की प्रायोरिटी के हिसाब से, मान लीजिए वाटर सप्लाई रिलेटेड कोई फंड आया तो सरकार को लगता है कि यार अभी हमारे पास और बहुत सारे काम है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि वाटर सप्लाई का काम जो है वो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो अगले साल तक ये पैसा जो है वो इसी अकाउंट में डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, क्योंकि टाइम लिमिट कोई नहीं है। लेकिन सबसे ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक टाइम लिमिट जो है वो सेट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पैसा कहां से आ रहा है? सेंटर से आया स्टेट के अकाउंट में और स्टेट से जाएगा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के अकाउंट में। दोस्तों एक आप प्रॉब्लम सुनकर के हैरान हो जाएंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की हायरार्की कितनी बड़ी है। अगर सेंटर से स्टेट और स्टेट से फर्दर विलेज लेवल तक किसी एक गांव तक पैसा जो है वो जाना हो तो कम से कम 18 लाख इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो बीच में रोल प्ले करती हैं। Fund flow to more than 18 lakh implementing agencies from the state to the village level. राज्य से गांव तक, मतलब कि ग्राउंड लेवल तक पैसा जहां पे यूटिलाइज होना है वहां तक पहुंचने में 18 लाख अलग अलग एजेंसीज आती हैं जिनके अकाउंट्स में ये पैसा जो है वो जाना होता है। The absence of separate heads of account for the central and state shares in state budget had made tracking the state share contribution a Herculean task. दोस्तों बहुत बार ये प्रॉब्लम सामने आई कि जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती थी तो केंद्र सरकार तो जो है वो अपना पैसा भेज देता था, लेकिन स्टेट्स का पैसा समय पे नहीं आता था। और क्योंकि कोई अलग अलग हेड नहीं है, अब अंडर रूल ये होना चाहिए कि 2 हेड्स नियुक्त होने चाहिए। एक हेड जो है वो देखेंगे क्या केंद्र का पैसा आया, दूसरे देखेंगे क्या स्टेट का पैसा आया, लेकिन अलग अलग हेड्स जो है वो नहीं थे। एक ही व्यक्ति जो है वो पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहा है। तो क्या स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, क्या समय पे आया, क्या अमाउंट पूरा आया, इन सभी चीजों को ट्रैक करना बहुत बड़ा टास्क जो है वो बन गया था। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उन्होंने एक वेब बेस्ड इंटरनेट आधारित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो शुरू किया। इंटरनेट आधारित ये एक प्लेटफॉर्म था जिसको इंटीग्रेट किया गया किसके साथ? बैंक्स और स्टेट ट्रेजरीज के साथ,
जहां पर सरकार के बैंक अकाउंट्स थे, जिन बैंक्स में सरकार के खाते थे, उनके साथ और सरकारी ट्रेजरी जो होती है जहां पर सरकार का ज्यादातर पैसा रहता है, उनके साथ लिंक किया गया। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, क्योंकि वेब बेस्ड है, तो इससे एक्सेस किया जा सकता था कि सरकार के अकाउंट्स में और सरकार की ट्रेजरी में कितना अमाउंट है, अगर ये अमाउंट है तो किन किन कारणों की वजह से ये अमाउंट वहां पर पड़ा है, कब तक इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप था, क्या? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक प्रावधान था एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफर, इसको कहा जाता है ईएटी मॉड्यूल। ईएटी मॉड्यूल क्या है? नाम से समझ आ रहा है, एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफर। जब भी काम शुरू करना होता है, इंप्लीमेंट एजेंसी जो है वो कुछ एडवांस लेती है, तो टोटल एक्सपेंडिचर का कुछ हिस्सा जो है वो एडवांस में पे किया जाता था। ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इट कैप्चर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज टू। तो ये पीएफएमएस सरकारी अकाउंट्स और सरकारी ट्रेजरी का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की जानकारी भी जो है वो अपने पास रखता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये पीएफएमएस जो बना दिया गया, इसको इंफॉर्मेशन कहां से लेनी थी? इसको लेनी थी स्टेट की ट्रेजरीज से, यानी कि राज्य के कोषागारों से जानकारी इसके पास आएगी, तब इस वेब बेस्ड सिस्टम में पहुंचेगी। प्रॉब्लम ये आती थी कि स्टेट ट्रेजरी से इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के पास में डाटा ही नहीं आता था। फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, किस लिए बनाया गया? ये देखेगा कि स्टेट के ट्रेजरी में कितना पैसा है, किस काम के लिए वो पैसा स्टेट की ट्रेजरी में पड़ा है और कब तक यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन जब तक स्टेट ट्रेजरी ये इंफॉर्मेशन ही पीएफएमएस को नहीं देगी, तो ये पूरे के पूरे पोर्टल का या इस प्लेटफॉर्म का मतलब जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ऑन फंड यूटिलाइजेशन बाय इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज वाज नॉट फोर्थकमिंग आइदर। ना ही स्टेट ट्रेजरीज जो है वो इस पीएफएमएस को जानकारी दे रही थी कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना हमने पे किया, और ना ही दूसरा इंफॉर्मेशन कहां से आनी थी? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से। ना ही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो कोई जानकारी दे रहे थे। यानी कि सरकार ने एक पोर्टल तो तैयार किया, लेकिन उसके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही थी। Only 4% of them were uploading information in the expenditure advance transfer module, EAT मॉड्यूल, जिसकी हमने बात करी। टोटल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में से सिर्फ 4% ऐसे थे जो अपनी जानकारी अपलोड कर रहे थे कि हमने इतना पैसा एडवांस लिया, इतने की हमको रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि ओवरऑल पीएफएमएस को बनाने का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाया। अब सरकार को जरूरत थी और ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट करने की, फॉर मोर इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट एंड एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द रिलीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सरकार चाहती थी कि सारा का सारा पैसा जब वो रिलीज हो या यूटिलाइज हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी जो है वो होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, उन्होंने एक नया प्रोसीजर अनाउंस करा। कब करा? मार्च 23, 2021, लास्ट ईयर। उन्होंने एक एक्सपेंडिचर, एक मैकेनिज्म अनाउंस करा। किसके लिए? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए केंद्र का शेयर आएगा, तो उसको कैसे रिलीज किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने मॉडल तैयार किया जिसका नाम था एसएनए मॉडल। एसएनए मॉडल क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इससे रिलेटेड एक रूल बुक तैयार की गई कि अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र का पैसा आ गया, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। और इसके साथ ही जुलाई 1, 2021 को एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो देखने को मिला, जिस तरीके से ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो ऑपरेट करती थी। एसएनए का मतलब क्या था? सिंगल नोडल एजेंसी। सिंगल नोडल एजेंसी नाम से समझ आ रहा है कि एक एजेंसी जो है वो ये पूरा का पूरा फंड यूटिलाइजेशन का और विड्रॉल का काम जो है वो करने वाली थी। SNA models require state to notify a single nodal agency for each centrally sponsored scheme। कोई भी स्कीम है, उस स्कीम के लिए एक SNA सिंगल नोडल एजेंसी जो है वो होगी। कौन अपॉइंट करेगा? सरकार। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार कहेगी कि केंद्र से जो पैसा आया उसके लिए मैं इस बॉडी को ऑथोराइज करती हूं कि ये सारा का सारा पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, और यही पैसे का यूटिलाइजेशन करेगा। एवरी सिंगल नोडल एजेंसी जो है, दे नीड टू ओपन एन अकाउंट विद द कमर्शियल बैंक। अब ये पैसा वो रखेंगे कहां? उनको सरकार से ये पैसा लेकर के एक कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करना है, वहां पर ये पैसा जो है वो जाएगा। ऑल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज डाउन द लैडर आर आइदर टू ऑपरेट डायरेक्टली फ्रॉम एसएनए's अकाउंट और टू ओपन जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट विद द ड्रॉइंग लिमिट सेट बाय एसएनए। अब सिंगल नोडल एजेंसी के पास सारा पैसा है। अब सिंगल नोडल एजेंसी काम किससे करवा रही है? अगेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज से। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को या तो डायरेक्टली एसएनए सिंगल नोडल एजेंसी से पैसा लेना है, या फिर वो एक ओपन जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट जो है वो खुलवा सकती हैं, जिसके अंदर पैसा जो है वो सिंगल नोडल एजेंसी डालेगी, लेकिन उस पर एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एक बार में सारा का सारा पैसा निकाल लेगी। प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्यूशन किस चीज का आ रहा है कि जो पैसा स्टेट की ट्रेजरी में रहता था,
अलग अलग स्कीम्स के लिए पैसा जो है वो सरकारी वित्त कोष में पड़ा है। अब वो सारा का सारा पैसा, हर एक स्कीम का पैसा उसकी रिस्पेक्टिव सिंगल नोडल एजेंसी के पास होगा। Implementing agencies were also directed to transfer fund available in their accounts to SNA। इस नई गाइडलाइन ने क्या बोला कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के पास जो भी एडवांस फंड्स पड़े हैं, यानी कि काम अभी होना है लेकिन पैसे उनके पास एडवांस पड़े हैं, वो सारे के सारे पैसे आप वापस किसको करेंगे? SNA को। आप काम करते जाइए और सिंगल नोडल एजेंसी से पैसा जो है वो लेते जाइए। Under the SNA Model 2, funds are released by ministries to state government's account in RBI। प्रोसेस यहां भी सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट कहां पर है? वो अकाउंट आरबीआई में, उसमें पैसा डालते हैं। अब ये पैसा यहां से जा रहा है सिंगल नोडल एजेंसी के पास। और सिंगल नोडल एजेंसी क्या है? इसकी एडवांटेज क्या है कि हर एक स्कीम की एक इंडिविजुअल सिंगल नोडल एजेंसी है। और यहां पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई टाइम लिमिट की, यहां पर टाइम लिमिट जो है वो सेट की है। अ टाइम लिमिट ऑफ 21 days and 40 days हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट शेयर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी टू SNA। केंद्र से पैसा आया स्टेट की ट्रेजरी में, 21 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज अगर सेंटर से पैसा आया तो उसके 21 डेज में ये पैसा जो है वो स्टेट ट्रेजरी से कहां पहुंच जाएगा? SNA के अकाउंट में। ये 21 दिन की लिमिट किसके लिए है? सेंट्रल शेयर के लिए। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर के पैसा डालना है। तो 40 दिन की लिमिट किसके लिए रखी गई? स्टेट के लिए, कि स्टेट तुमने भी तो अपना पैसा देना है। 21 दिन में सेंटर का शेयर जो है वो SNA के पास पहुंचना चाहिए और 40 दिन में स्टेट का शेयर SNA के पास पहुंचना चाहिए। अब SNA के पास टोटल अमाउंट आ चुका है। अब इस अमाउंट को वो किसको देगी? इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को, जो ग्राउंड लेवल पे काम जो है वो कैरी आउट करेंगे। यानी कि अब मैक्सिमम 40 दिन में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा और काम में देरी जो है वो नहीं होगी। पहले क्या होता था, 6 महीने साल तक पैसा जो है वो अनयूटिलाइज पड़ा रहा, क्योंकि स्टेट ट्रेजरी में कब तक वो पैसा रह सकता है इसका कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं सेट। Subsequent installments to the state can be released only after the transfer of earlier center releases from the state treasury to SNA and utilization of 70% of the central and state share taken together। एक चीज और हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि जितना टोटल अमाउंट एक स्कीम के लिए था वो सारा का सारा केंद्र सरकार एक बार में दे देगी, उसको इंस्टॉलमेंट्स में 2, 5, 10 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। अब नए रूल्स के अंदर प्रावधान क्या था कि जब तक एक इंस्टॉलमेंट का पैसा पूरी तरीके से SNA के अकाउंट में नहीं चला जाता और उस अमाउंट में से भी 75%, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, टोटल अमाउंट जो एक इंस्टॉलमेंट में SNA के अकाउंट में गया था उसका 75% जब तक यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है वो नहीं आएगा। दोस्तों उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सरकार का यह है कि जो पैसा आ रहा है उसको रेडिली इंप्लीमेंट किया जा सके, जल्द से जल्द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को। Besides the new procedure, इन सब चीजों के अलावा भी जो नया प्रोसीजर है, इट मैंडेट्स दैट इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट द सेंट्रल मिनिस्ट्री शैल नॉट रिलीज मोर देन 25% ऑफ द फंड्स लाइकली टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए एक स्कीम है, उस स्कीम के अंदर केंद्र सरकार का फैसला था कि हम 100 करोड़ रुपए एक वित्त वर्ष में स्टेट को जो है वो ऑफर करेंगे। अब न्यू रूल्स कहते हैं कि अगर आप जितना भी अमाउंट दे रहे हैं एक इंस्टॉलमेंट में, उसका 25% से ज्यादा भुगतान जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 100 करोड़ आपको साल में देना है तो आप मैक्सिमम 25 लाख रुपए एक बार में दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, यानी कि आपको यहां पर मिनिमम 4 इंस्टॉलमेंट जो है वो करने ही पड़ेंगे। आप उससे कम करना चाहते हैं, दैट्स एंटायरली द स्टेट्स चॉइस। SNA मॉडल जो है इट फर्दर इंश्योर्स अ टाइट मॉनिटरिंग ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इस पूरे के पूरे प्रोसेस से क्या हुआ, जो यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट है वो सिंपल हो गई। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फंड जो है इट विल स्टे इन SNA अकाउंट ओनली। अब दोस्तों एक चीज और है, अब जब केंद्र से पैसा आता है तो इट इज इन लैक्स ऑफ करोड़ या थाउजेंड्स ऑफ करोड़। इस अमाउंट के ऊपर बहुत हैवी इंटरेस्ट भी जो है वो मिलता है। अब पैसा कहां पर है? पैसा है SNA के अकाउंट में। और SNA का अकाउंट कहां पर था? मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक में इन्होंने अपना अकाउंट जो है वो खोला था। मान लीजिए 100 करोड़ रुपीस SNA के अकाउंट में पड़े हैं, तो SNA के अकाउंट में कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट भी तो पे कर रहा होगा। अब सवाल यह कि ये इंटरेस्ट किसका है? इंटरेस्ट क्या होगा? मान लीजिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें 80% शेयर सेंटर का था और 20% शेयर जो है वो स्टेट का था। SNA के अकाउंट में पड़े हुए पैसे पे जो इंटरेस्ट आएगा वो वापस किया जाएगा किसको? सेंटर और स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड है, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है। कितना कितना जाएगा? मान लीजिए जितना भी टोटल इंटरेस्ट अर्न किया गया उसका 80% जो है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में और 20% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में। यानी कि जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने पैसा दिया होगा उस पर, उस पूरे के पूरे अमाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी जो है उतने ही रेशो में सेंटर और स्टेट को वापस कर दिया जाएगा।
समझ में आ रहा है? आई होप हम ये चीजें जो है वो समझ पाए होंगे। कंबाइंड एंड कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव फर्मली एस्टैब्लिश्ड एसएनए मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसएनए मॉडल। मान लीजिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सरकार जो है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल ट्रांसफर्स के लिए क्या कर रही है, तो हमको एसएनए मॉडल जो है वो मेंशन करना होगा। एसएनए मॉडल को इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा, और दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रयास यही है कि मोस्ट इफेक्टिव वे में पैसा जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। एडवांटेजेस क्या, अनडाउटेडली हमको एडवांटेजेस जो है वो समझ में आ गई हैं। सिंस एक्सपेंडिचर ऑन अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम in a state is made from a single bank account, submission of utilization certificate has become easy। क्या होता है, जब भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट होती है टाइम टू टाइम उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो देना होता है कि हमने इतना पैसा यूटिलाइज कर लिया। पहले क्या था कि XYZ अलग अलग बैंक्स में पैसा पड़ा था, तो सबसे अलग अलग जाके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, लेकिन अब सारा का सारा पैसा कहाँ है, सिंगल नोडल एजेंसी के एक अकाउंट में, तो सिंगल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। फंड फ्लो में पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो हो गई है। टाइम लिमिट सेट हो गया है, और जो स्टेट्स की टेंडेंसी थी कि पैसा पड़ा रहता था वैसा नहीं है। अब एक तय समय सीमा के तहत पैसा जो है वो देना होगा। इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड इन एसएनएस अकाउंट इज अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, जो हितधारक है पूरी की पूरी योजना में, उनको ये भी जानकारी मिलेगी कि जो पैसा केंद्र ने और राज्य ने दिया था उस पर इंटरेस्ट कितना आया है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों 2021-22 वित्त वर्ष में 259 करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट था जो कि एसएनए अकाउंट पे आया था, और ये 259 करोड़ जो है वापस कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। किस रेशो में, जिस रेशो में जिस पर्टिकुलर स्कीम के लिए केंद्र और राज्य ने पैसा जो है वो दिया होगा। एसएनए मॉडल जो है इट इज जनरेटिंग इनवैल्यूएबल डेटा टू एड पॉलिसी मेकिंग, बजटिंग एंड स्कीम अप्रेजल्स। इस मॉडल के तहत क्या हो रहा है कि कभी भी किसी स्कीम का अप्रेजल करना है कि स्कीम कैसी चल रही है, इस बात की चीज की जानकारी जो है वो मिल जाएगी। पॉलिसी मेकिंग और बजटिंग में ये मॉडल जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो फंड यूटिलाइजेशन को लेकर के था। कौन सा फंड यूटिलाइजेशन, जो केंद्र सरकार देती है फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ पाए होंगे। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्टडी IQ फर्स्ट टाइम लाइव बैच जो है वो शुरू करने जा रहा है। 20th जून से हमारा लाइव बैच जो है वो शुरू हो रहा है, जिसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा सिविल सर्विसेज के सिलेबस की लाइव क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। सिर्फ 1000 एडमिशन इसमें होगा। ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल करें, क्योंकि 2023, 24 या 25 के अटेम्प्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत शानदार तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों कोर्स का प्राइस ऐसे 20,000 है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव तो आप मात्र 18,500 रुपए में ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।